Hello students, in the previous videos we have also read about the democracy. What is the democracy and what are the features of the democracy? And today we will discuss the features of the democracy in details. And as you know that the first feature of the democracy is major decisions by elected leaders. As you know, in the democratic system, major decisions to be taken by the elected leaders, and who has elected by the people of the country. There is a one example has also given in Pakistan. General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. Student, in this story, पाकिस्तान में एक तानाशाह जिसको हम कहते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ हुआ था, जिसने एक सैन्य तख्ता पलट किया था अक्टूबर 1999 में, और उसने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और अपने आप को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया था। बाद में उसने सन 2002 में अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया और 5 साल के लिए उसने एक्सटेंशन भी ले लिया था। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन सभी ने इस रेफरेंडम को फ्रॉड माना, जो कि फ्रॉड पर ही आधारित था। और अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसको अमेंड किया और उसके माध्यम से उसने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन भी किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस ऑर्डर के माध्यम से राष्ट्रपति जो है उसने राष्ट्रीय और जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन सबको डिसमिस कर दिया। एंड द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जो सिविलियन कैबिनेट था उसको सुपरवाइज किया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा जिसको डोमिनेट किया जा रहा था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस कानून के पास होने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। या नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए चुनाव हुए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो शक्ति होती है, जो पावर्स होती हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको पावर्स दी जाती हैं ना, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, वही जनता के बारे में फैसले ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शंस हुए तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कुछ शक्तियाँ दी गई, लेकिन जो फाइनल जो पावर्स थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी या फिर जनरल मुशर्रफ के पास थी, जो कि वहाँ की आर्मी का चीफ था। क्लियरली देर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो साफ तौर पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ के अधीन जो था वो लोकतंत्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन बी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या जनरल मुशर्रफ को लोगों ने चुना था? नहीं चुना था, है ना। उसने क्या किया था कि अपनी सैन्य शक्ति से जो है वहाँ की सरकार को गिरा दिया, तख्ता पलट कर दिया था, और तख्ता पलट करके वहाँ की सत्ता पर उसने कब्जा कर लिया था। Not quite people may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decisions. The power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. जितने भी जो निर्णय
जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, चाहे वो नेशनल असेंबली से रिलेटेड हों या प्रोविंशियल असेंबली से, जो भी वहाँ पर निर्णय होते थे, वो सभी निर्णय कौन ले रहा था? या तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ले रहा था, या उसके द्वारा अपॉइंटेड जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो ले रहे थे, जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ एक जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। Musharraf and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorship and monarchies. और ये सब कुछ होता है बहुत सारे जहाँ तानाशाही तंत्र होता है या राजतंत्र होता है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected in a few countries. The real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जो पावर्स होती हैं, जो कि इलेक्टेड लीडर्स के पास होती हैं, जिसको जनता चुनती है, तभी हम उसे कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको चुना गया और उसे लोगों ने शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसा कुछ ही देशों में होता है, लेकिन जो वास्तविक जो शक्ति होती है, जो एक्सटर्नल पावर्स के रूप में, जो लोकली अगर हम देखें, जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो लोगों के ऊपर शासन नहीं कर सकते ना, तो ये हमें एक पहला फीचर देता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, कि ना डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन लोकतंत्र के अंदर जो फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? जो लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। ठीक है ना। नाउ द सेकेंड फीचर of the democracy is the free and fair electoral competition. As you know, in a democratic system, free and fair electoral process and the competition is essential for the democracy. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Guangguo Remin Daivyo Dahui, and it is also called the National People's Congress. It is the name of the Chinese parliament, and the National People's Congress has the power to appoint the president of the country. नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है वो चाइनीज़ की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, और राष्ट्रपति का जो अपॉइंटमेंट होता है वो पार्लियामेंट के माध्यम से ही होता है। इसमें करीब 3000 सदस्य होते हैं, जिनका पूरे चाइना के अंदर से चुनाव किया जाता है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि आर्मी से भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी कैंडिडेट को जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो है इलेक्शन लड़ने के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अप्रूवल होना आवश्यक होता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 3। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, उसी के द्वारा जो है चाइना के अंदर सरकार का गठन किया जाता है। और चाइना जो है वो एक सिंगल पार्टी रूल्ड स्टेट कहा जाता है। वहाँ केवल सिंगल पार्टी सिस्टम ही है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में स्वतंत्रता से ही मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको के अंदर भी चुनाव होते हैं 1930 से, है ना, प्रत्येक 6 वर्ष पर, और राष्ट्रपति को चुना जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। कभी भी देश ने जो है ना तो मिलिट्री और ना ही कभी डिक्टेटर्स रूल लागू हुआ है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 तक, 1930 से लेके सन 2000 तक वहाँ एक ही पार्टी जो है वो शासन करती आई है, जिसका नाम क्या है? PRI है। PRI मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। जो विपक्षी दल होते हैं वो भी इलेक्शंस में क्या करते हैं? कंटेस्ट करते हैं, बट नेवर मैनेज टू विन। लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। क्योंकि जो PRI है वो बहुत सारी जो है डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से चुनाव जीत जाती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। Media largely ignored the activities of the opposition political parties except to criticize them sometimes.
The polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. कहने का मतलब है कि फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस के तरीके से जो है पीआरआई जो है वहाँ पर चुनाव जीतती है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, टीचर्स है ना, उन सब के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उनको ज़बरदस्ती जो है पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना होता है, नहीं तो फिर उनको जॉब से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से उन पर जो है प्रेशर क्रिएट किया जाता है और जिससे कि उसी एक ही सिंगल पार्टी को वो लोग वोट कर सकें। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि उनको केवल पीआरआई को ही वोट करना है। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? रीडिंग these examples we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice and the candidate approved by it. Can we call this a choice? In the Mexico example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair elections. जहाँ पर कोई भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर वो रूलिंग पार्टी इलेक्शन नहीं हारती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ प्रॉपर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होगा तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो भी चुनाव हार जाती है। अगर हम अपने कंट्री के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो 2014 तक कांग्रेस का गवर्नमेंट था इंडिया में ना, लेकिन 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया और कांग्रेस का गवर्नमेंट जो है वो चुनाव हार गया। तो जब तक फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं होगा लोकतंत्र के अंदर, तब तक लोग जो है वो अपनी इस चॉइसेस का सही उपयोग नहीं कर सकते। वी कैन दस सेकेंड feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient, and the elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. So we shall find out more about our democratic election in chapter 3. So then the second features of the democracy in a democratic system must be based on a free and fair elections. Without free and fair elections you cannot elect their ruler, and you cannot remove the currently power have a fair chance of losing. So it is the second features of the democracy. And the next feature of the democracy is the one person one vote and one value. So in the next video we will discuss the other features of the democracy.